बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। ईरान से सफीर वापस बुलाने का फैसला। ईरान के दौरे पर गए ईरानी सफीर को भी वापस न आने का कह दिया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान तयशुदा तमाम आला सतह दौरे भी मुअत्तल। मुल्क की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कतई नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला, ईरान की तरफ से जारहियत का खुला सबूत। आलमी कवानीन और फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। जारहियत को छुपाने के लिए अस्करियत पसंद तंजीम जैशुल अदल के झूठे और जाली बयानात का सहारा लिया गया। IRGC की तरफ से फायर किए गए रॉकेट्स गलती से सरहद पार गिरने की वजाहतें मज़हक़ाखेज़ है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। अवाम 8 फरवरी को आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत का इंतखाब करेंगे। किसी को सियासी वजूहात पर जेल में नहीं डाला गया। इंतशार फैलाने और हंगामों में मुलव्वस अनासर कानून और अदालतों का सामना कर रहे हैं। खत्ते में क़याम अमन के लिए वसीउल बुनियाद इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का डेवोस में CNBC को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और बेल्जियम के हम मनसब की दावोस में मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से कोका कोला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम्स क्वेंसी की भी मुलाकात। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पर गुफ्तगू। पायदार तरक्की के लिए यकसा मौक़े की फराहमी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की से दुनिया का हर खित्ता मुस्तफ़ीद होना चाहिए। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई ज़रूरी है। तजारती और कारोबारी चैलेंजेस से निपटने के लिए निजी शोबे को हुकूमत की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की डेवोस में ट्रेड टेक ट्रेडिंग प्रॉमिस इजलास में गुफ्तगू। मुल्की मसाइल के हल के लिए कौमी सतह पर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। मुल्क को सियासी तकसीम और माशी मुश्किलात जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। उम्मीद है कि आइंदा मुंतखब हुकूमत मसाइल और चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदगी से काम करेगी। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इंतखाबात मुकर्ररा तारीख को ही होंगे। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। इंतखाबी रैलियों, जलसों की मुनासिब सिक्योरिटी और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल कराया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास से खिताब। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों में तेजी। मजमूई तौर पर 18,059 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद और सियासी जमातों के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम और जलसे जुलूस। बैलेट पेपर्स की छपाई जारी। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। हम डरने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करने वाले हैं। हमारा 10 निकाती मंशूर गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे का पेशखैमा साबित होगा। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर अपने बेहतरीन मुस्तकबिल का इंतखाब करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगड़ में जलसे से खिताब।
8 फरवरी के आम इंतखाबात मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। अवाम को चाहिए कि वो माजी में झांकें और फिर मुस्तकबिल का नक्शा खींचें। नफरतों को खत्म करके मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना होगा। कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं, 40 साल से अवाम की सियासत कर रहे हैं, कारकुनों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। बिलावल भुट्टो को पंजाब से इलेक्शन जितवाएंगे और वजीर आजम बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में खिताब। मुल्क की मईशत को बेहतर करना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर है। ज़राअत में इनकलाब लाने के लिए लाहे अमल तैयार कर चुके हैं। इशराफिया के बजाय गरीब अवाम को रिलीफ देंगे। हमारे मुखालिफिन के पास खोखले नारों और इल्जामात के अलावा कुछ नहीं। सरबरा IPP जहांगीर तरीन की सियासी शख्सियात की पार्टी में शमूलियत के मौके पर गुफ्तगू। हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के नतायज। स्टेट बैंक को IMF से $70 करोड़ की किस्त मौसूल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी $2 अरब के डिपॉजिट्स को रूल ओवर कर दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। जनूबी गजा के इलाकों खान यूनस और रफा पर बमबारी। मजीद 163 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 24,448 हो गई। 61,504 जख्मी। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान गजा में इमदाद की फराहमी से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया। गैर मुल्की सरजमीन पर अपने शहरियों को कत्ल करने वाले ममालिक में भारत भी शामिल। मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानिब से बढ़ती टारगेट किलिंग पर खतरे की घंटी बजा दी। 18 जून को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के उजरती कातलों ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया था। अमरीका में मुकीम सिख रहनुमा गुरबतौत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा भी नाकाम हो गया था। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के ओछे हथकंडे। भारतीय फौज खवातीन की बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आलमी बिरादरी अपनी मुजरिमाना खामोशी तर्क करके भारतीय जुल्म सितम का शिकार कश्मीरी खवातीन की हालत जार का नोटिस ले। हुर्रियत क़यादत। पोलियो के खात्मे के लिए जापान का $36,20,000 इमदाद का ऐलान। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। शराकतदारों के साथ मिलकर हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीन की रसाई मुमकिन बनाएंगे। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान। हुकूमती पॉलिसीज के समरात। IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। नवंबर में 13% के बाद दिसंबर में IT बरामदात में 22.67% का इजाफा। हमारी पॉलिसीज का मकसद IT और टेलीकॉम सेक्टर का फरोग और मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देना है। निगरां वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ। और मस्कत में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को फतह दरकार। इवेंट से 3 टीमें पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी पर ईरान से अपना सफीर वापस बुलाने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि गुज़श्ता रात ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का गैर कानूनी इकदाम मुकम्मल तौर पर बिला जवाज और नाकाबिले कबूल है। Last night's unprovoked and blatant breach
of Pakistan's sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ईरान की तरफ से तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर यह हमला ईरान की तरफ से जारियत का खुला सबूत है, जिसको छुपाने के लिए अस्करियत पसंद तंजीम जैश उल अदल के झूठे और जाली बयानात का सहारा लिया गया। हमले के फौरी बाद ईरानी पासदारान ने इस हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैश उल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान जारी किया ताकि ये बयानिया बनाया जा सके कि यह हमला जैश उल अदल के कैंप पर हुआ, लेकिन पाकिस्तान का रद्द अमल देखकर ईरान को अपने इस गलत इकदाम का अंदाजा हो गया। अस्करियत पसंद तंजीम जैश उल अदल जिसे पासदारान फौज खुद चला रही है और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मसले से जान छुड़ाई जाए, इसलिए जैश उल अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया कि गलती से रॉकेट सरहद पार करके पाकिस्तान चले गए, जबकि असल में निशाना सीस्तान ईरान के अंदर ही वाक़ जैश उल अदल के कैंप थे। ये बात इंतहाई मज़ाहिका खेज है कि एक दहशतगर्द तंजीम खुद ही पासदारान फौज की तरफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स गलती से सरहद पार करने की वजाहतें दे रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये जैश उल अदल से मंसूब अकाउंट्स पासदारान फौज और ईरानी इंटेलिजेंस खुद ही चला रही है। हकीकत तो ये है कि कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA और BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं। इससे पहले भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव भी अपने एतराफ़ी बयान में ये तस्लीम कर चुका है कि वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ईरान से ऑपरेट करता रहा। इस बात में कोई शक नहीं कि इस वाक़े की सारी जिम्मेदारी ईरानी हुकूमत, पासदारान फौज और ईरानी इंटेलिजेंस पर आयद होती है। अफसोसनाक पहलू यह है कि इस अलमनाक वाक़े की मजम्मत के बजाय एक मखसूस सियासी जमात अपने मजमूम अज़ाइम की खातिर इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में हमेशा की तरह मसरूफ है। ईरान के इस फ़ज़ाई हमले के बाद मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली खान मरदान डोमकी ने पंजगोर में ईरानी दरअंदाजी के नतीजे में जाँ बहक होने वाली 2 ख़वातीन के वरसा को मुआवजे की अदायगी के अहकाम जारी किए हैं, जबकि जख्मी होने वाली बच्चियों को भी मुआवजे की अदायगी की जाएगी। एलामिया के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को जाँ बहक ख़वातीन के वरसा और जख्मी बच्चियों को मुआवजे की अदायगी के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए वसीउल बुनियाद इक़दाम ज़रूरी हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर CNBC को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना निगरां हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है ताकि आइंदा 5 साल के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत साजी कर सकें। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। इक्तिसादी फोरम में शिरकत के दौरान CNBC को इंटरव्यू देते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है जो निगरान हुकूमत खुश असलूबी से अंजाम देगी। वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो आईनी तकाजे दरकार थे उन्हें पूरा किया गया है। All the legal and technical challenges which we were facing over there related to the electoral procedures and processes, and eventually we got over with them. It's a constitutional requirement and everyone in the country is committed towards that particular day, and Pakistan and Pakistani people would have a chance to exercise their right to vote, and they would elect another government for themselves for next 5 years. वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की बहाली हमारी अवलीन तरजीह रही है। इक्तसादी इशारियों को सही सिमत में गामजन करने के लिए इस्लाहात का अमल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि सियासी निज़ाम में पुख्तगी और मईशत के इस्तेहकाम से पाकिस्तान मजबूत जमहूरियत के तौर पर उभरेगा। Until and unless there is spending or the expenditure side of the government which needs a thorough rationalization, and the revenue generation needs to be focused. We need to revamp our taxation system. It is badly redundant. We need to bring back the non-documented economy into documented economy and transform our state to a
a more viable economic entity. वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक मजबूत मौक़िफ़ है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है और इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। The moment we are on our own and we are responding to that challenge, there is a requirement of a regional approach to focus on this challenge, because it would not just limit itself to Pakistan. It will have a spillover effect. The strengthening of the structural level, institutional level of Pakistani state is very much required. We need to enhance the capacity of counter-terrorism. We need to encourage that Pakistan can become a viable economic entity and a viable democracy at the same time, both. पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कायम तस्वीराती शराकत दारी को पाकिस्तान इंतहाई अहमियत देता है। खित्ते में रूनुमा होने वाले हालात इन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के मौके पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बेल्जियम के वज़ीर आज़म एलेक्जेंडर रोडे के रोडो ने मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जिक्र करते हुए दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान आला सतह बातचीत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी, बैनुल-अक़वामी नक़ल मकानी और आला तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर कोका कोला कंपनी के CEO जेम्स क्विंसी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मुल्क में हुकूमत की जानिब से कारोबार और सरमायाकारी की सहूलत के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के क़याम और इसके इक़दामात की बदौलत बैरूनी सरमायाकारों के लिए साज़गार माहौल पर भी गुफ्तगू की। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की से दुनिया का हर खित्ता मुस्तफ़ीद होना चाहिए। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन के वादे के मौजू पर होने वाले मुबाहिसे की तफसील शेयर कर रहे हैं शाहरुख शफी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पायदार तरक्की के लिए यकसा मौक़े की फराहमी जरूरी है। टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की से दुनिया का हर खित्ता मुस्तफीद होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की मुसावी तकसीम न होने से तनाज़ात बढ़ेंगे। There is a huge population in the world which is bereft when such strategic competition occurs in terms of technology, and many impoverished nations and countries, they are completely out of that sphere where they can take advantage of the 21st century science advancement. How do we make that equitable to everyone? I think so is the main challenge, is the main theme. Until unless we don't do that, it would trigger further conflicts. वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बायस दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। तेज रफ्तार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करना होगा। जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का मसावी हसूल सबके लिए यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ मसाइल का हल जरूरी है। टेक्नोलॉजी से जुड़े चैलेंजेस से मुअस्सर तरीके से निपटा जाए। मुबाहिसे में दुनिया की मुमताज शिपिंग कंपनी मेरसिक के सरबराह विंसेंट क्लार्क, मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारत के वजीर डॉक्टर सानी बिन अहमद, डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया और राइटर्स की सीनियर सहाफ़ी मेगन डेविस ने शिरकत की। उनका कहना था कि दुनिया में डिजिटल तकसीम बढ़ रही है। हमें इस तफरीक को खत्म करना है। एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करके फाइनेंसिंग के नए तरीकाकार पर गौर करना होगा। तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मालूमात के तबादले को फरोग देना होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान अपने महल्ले वकू, बेपनाह कुदरती वसाइल और नौजवान आबादी के बायस तजारत और सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुल्क है। हुकूमत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और निजी शोबे की हौसला अफजाई करके मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। देवोस में पाथ फाइंडर्स ब्रेकफास्ट के शुरका से खिताब की तफसील इकरामुल्लाह महसूद से।
पाथ फाइंडर्स ब्रेकफास्ट में मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात, दुनिया भर से आए हुए दानिश्वर, मुसन्निफीन और फलाही तंजीमों के सरबराह ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शुरुका को पाकिस्तान के महल वकू, सकाफत और वसाइल से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बेहतरीन तिजारती राहदारी की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुतनव्वे सकाफत भी दुनिया के लिए दिलचस्पी का बाहिस है। Pakistan is not just a land where the trade activity would be happening and all dry. It has its own ambience. It has its own color. It has different cultures, different languages, different cuisine, starting from Baloch Saji to Shinwari's Tikka and Kadais are the favorite cuisines which one can experience from one end of the country to another. So Pakistan is a beautiful story. Pakistan is a great story. Pakistan's identity and its story starts more or less about 9,000 to 10,000 years ago. The collective memory of Pakistan, it has so many languages as part of its identity. Urdu is one of the biggest languages spoken around the world. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी हमारा कीमती असासा है। मुल्क में कारोबार के मौके का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं, जबकि बेहतर तर्ज हुक्मरानी के जरिए कारोबार में आसानियां और निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। पाथ फाइंडर ग्रुप्स के चेयरमैन ज़रार सहगल ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से बेहतरीन मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए अहम इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और डिजिटल फाइनेंशियल शमूलियत से पाकिस्तान अपने तरक्की के अहदाफ जल्द हासिल कर सकता है। सवाल और जवाब की नशिस्त में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन को यकसां मौके हासिल हैं। ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में गरां कदर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि SIFC के तहत सरमायाकारों को सहूलत फराहम की जा रही है। एक और सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तवक्को है कि आइंदा आने वाली मुंतखब हुकूमत मईशत को सबसे अवलीन तरजीह देगी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात, नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हुकूमत दहशत गर्दी से निमटने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से जोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए अहले क़यादत का इंतखाब ज़रूरी है। उम्मीद है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत आइन के तहत काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है उसे बेहतर तरीके से अंजाम दे। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हर एक को है। मुस्लिम लीग नून को सिंध में और पीपल्स पार्टी को पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हैं। JUI समेत कई दूसरी जमातें भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। उम्मीद है आइंदा मुंतखब हुकूमत मसाइल और चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदगी से काम करेगी। और अभी आपको आगाह करते हैं इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी वजारत दाखिला, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs, दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास के शुरका से कहा कि इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइंदा आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए बर वक्त इंतजामी और हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं ताकि अवाम बिला खौफ व खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। सिकंदर सुल्तान राजा ने हिदायत दी कि इंतखाबी रैलियों और जलसों को भी मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए और इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करवाया जाए। चीफ सेक्रेटरीज, IGs और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इजलास को बताया कि इंतखाबात के निकात के लिए उनके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। इजलास को बताया गया कि सैलाब से मुतासरा पोलिंग स्टेशन की मुरम्मत का काम तेजी से जारी है, जो इलेक्शन से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब के इंतजामात भी मुकम्मल हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास को बताया कि बर्फबारी से मुतासरा जिला में इलेक्शन के दिन तमाम सड़कों और रास्तों को खुला रखने और पोलिंग स्टेशन तक आवाम की रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की सतह पुरअमन
कमेटियां कायम कर रही हैं ताकि पोलिंग स्टेशंस पर पुरअमन माहौल बरकरार रखने के लिए मदद मिल सके। सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने इजलास को बताया कि इलेक्शन के लिए वफाकी सतह पर कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की मुआविनत और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तर इक़दामात मुकम्मल हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होने के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी है। 2024 के इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपवाए जा रहे हैं। आम इंतखाबात में मजमूई तौर पर 18,059 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसले सुना दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने की सरबराही में बेंच ने साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। साबिक चेयरमैन PTI के NA 122 और NA 89 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। अदालत ने परवेज इलाही के 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरखास्त भी खारिज कर दी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, अहमद अजहर और सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें भी खारिज कर दी गई। अदालत ने सियालकोट से रेहाना डार के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज करते हुए रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हुए इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने NA 56 से शेख रशीद के इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे और मईशत को मजबूत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी का 10 निकाती मंशूर दिया गया है। इक्तदार में आकर आवाम से किए गए तमाम वादे पूरा करेंगे। वो जिला सांगड़ की तहसील शहदादपुर में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे शिराज अली डाहरी। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शहदादपुर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिला मुश्किल हालात में मिला। हमने मुल्क को माशी तौर पर हमेशा मजबूत किया है। इस बार भी पूरे मुल्क से कामयाब होकर अवाम की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे यकीन रखती है। कायदे अवाम ने हमें ये सिखाया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो यही वजह है कि मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूं, मैं आप पे एतमाद करता हूं, आप पे भरोसा करता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमने अपना 10 नुकाती एजेंडा मंशूर अवाम के सामने रख दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इक़्तिदार में आकर मुफ्त बिजली, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, किसान कार्ड, तुलबा के लिए मुफ्त तालीम और मजदूरों की उजरत में इजाफा करेंगे। जलसे से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शाजिया मरी, निसार खोड़ो, अली हसन हिंगोरजो और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शहदादपुर, सांगड़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। बदीन में जलसे से करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम अपने अवामी मंशूर को मुल्क के कोने कोने तक लेकर जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान के माशी बहरान और महंगाई का खात्मा जरूरी है। कोई और सियासी जमात जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ना उनके पास मंशूर है, ना उनके पास प्लान है, ना उनको एहसास है कि पाकिस्तान के अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी सियासत, अपनी नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें फिक्र है तो अवाम की फिक्र है। तारीख गवाह है कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है हमेशा अवाम की खिदमत की। गुर्बत का मुकाबला करेंगे और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। अगर आप गरीबों का छत दिलवाना चाहते हो, मालिकाना हकूक दिलवाना चाहते हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, तीर को जितवाए, अवामी हुकूमत बनाए। जलसे से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुल्क में अवामी हुकूमत बनाएंगे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी को आवाम अपने वोटों से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम माजी में सियासी जमातों की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए वोट देंगे। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में।
लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात 25 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। हमने नफरतों को ख़त्म और कौम को मुत्तहद करके पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है। पाकिस्तान के अंदर माशरे में जहर घोला गया और तकसीम दर तकसीम कर दी गई। ये वो सूरत हाल है जो कि 1 या 2 साल में ख़त्म नहीं होगी, और ख़त्म होने के लिए भी शर्त अव्वल ये है कि हम नफ़रतों को ख़त्म करें, हम कौम को इकट्ठा करें, दिलों को जोड़ें और मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म न किया जाता तो पाकिस्तान का शुमार आज मुआशी लिहाज से मजबूत मुल्कों में होता। उन्होंने कहा कि हमने 16 माह में दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमने बनानी है, मिलकर हमने जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और ये सारे पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में हमने जॉइंट वेंचर्स लेके आने हैं, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को उनको हमने फरोग देना है। शहबाज शरीफ का कहना था कि तरक्की और खुशहाली के लिए दुरुस्त सिम का तयन करके तमाम तवानाइयां सर्फ करना होंगी। 8 फरवरी को आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा था। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुल्क के दीगर सूबों की तरह पंजाब के अवाम भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं। बिलावल को यहाँ से जितवा कर वजीर आज़म बनवाएंगे। वो लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का 127 में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं सादिक बलोच। लाहौर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है। कौमी असम्बली के हल्का 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पीको रोड पर पार्टी के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्टी कारकुन हमारा सरमाया है, हमने हमेशा उनकी तर्जमानी की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम ने हमेशा प्यार दिया है और वो इंतखाबात में बिलावल को कामयाब कराकर वजीर आज़म बनाएंगे। जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। सूबाई हल्के PP 161 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की तरफ से मेरे इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह मेरी कामयाबी की जमानत है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं फारूक सईद, असलम गिल और दीगर ने भी खिताब किया और कहा कि 8 फरवरी को पूरी कौम तीर पर मुहर लगाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के नए दौर की बुनियाद रखेगी। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से लोधरा में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने मुलाकात की और IPP में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना हमारे मंशूर का हिस्सा है। हुकूमत में आकर रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। जहांगीर तरीन का कहना था ज़राअत में इनकलाब लाने के लिए रोड मैप तैयार कर चुके हैं, सूबे और मुल्क की खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को कोई भी कारकुन घर ना बैठे और अवाम अपने वोट के जरिए मईशत की बहाली की बुनियाद रखें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा है कि लाहौर के शहरियों की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। साबिक रुकन सूबाई असम्बली राना मोहम्मद इकबाल से शादरा में मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अलीम खान का कहना था कि अगर अवाम ने कौमी असम्बली के हल्का NA 117 से मुंतखब किया तो तालीम और सेहत आमा के शोबों में बेहतरी लाने के साथ आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं, सब जमातों ने मिलकर मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालना है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम की हिमायत से दोबारा इक़्तिदार में आकर अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज करेगी। पीपल्स पार्टी का मंशूर आवाम की तर्जुमानी कर रहा है। इससे पहले कादरपुर राह से मुस्लिम लीग नून के सूबाई टिकट होल्डर मलक जफर राह ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिजिटल मीडिया के सरबराह शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुल्क भर में जलसे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो आवाम को सेहत, तालीम और जिंदगी की तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि 21 जनवरी को बिलावल भुट्टो लाहौर का तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे।
सिंध में आम इंतखाबात के लिए सरगर्मियों में तेजी, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान समेत दीगर सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। आयशा आफरीन रिपोर्ट करेंगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध में हमारी इंतखाबी सरगर्मियां पुरजोश अंदाज से जारी हैं और हमारे अवामी नुमाइंदे घर घर जाकर अपना पार्टी मंशूर पहुंचा रहे हैं। टंडो उलायार में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने हर एजेंडे में अवाम की भलाई की बात करती थी और हमेशा उन्होंने खवातीन के हुकूक की बात की है। पनु आकिल में मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी सियासत कर रही है और अवामी मंशूर को जगह जगह पहुंचा रहे हैं। जिला नौशेरो फेरोज के सूबाई हल्का PS 33 के आज़ाद उम्मीदवार और साबिक रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस बात का ऐलान उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो से मुलाकात में किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 76 मीरपुर साकरो के उम्मीदवार साबिक MPA हाजी अली हसन जरदारी ने अपने हलकों का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ठट्टा जिला पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेंट्रल जेल कराची में खवातीन कैदियों के लिए पोस्टल बेल्ट पर आगाही सेशन और मश्क का इनेकाद किया। DIG जेल सिंध शीबा शाह ने कहा कि कौमी फरीजे की अंजामदही के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हर मुमकिन मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाला मूसा के नवाही इलाके डिंगा में जलसे से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आई तो मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई के खात्मे और किसानों की तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने गुज़श्ता अदवार में भी पीपल्स पार्टी ने आवाम की खुशहाली के लिए भरपूर तरक्याती काम किए। PPP रहनुमा ने कहा कि उम्मीदवारों को अहलियत की बुनियाद पर मुंतखब करने से ही मसाइल हल होंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा कौमी असम्बली के हल्का 65 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मानसेहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत में आकर पिछले दौरे हुकूमत में आवाम के साथ की गई तमाम ज्यादतियों का अजाला करेगी। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कैप्टन सफदर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाएंगे और मेगा प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद करने और माशी तौर पर मजबूत करने के लिए आवाम मुस्लिम लीग नून का साथ दें ताकि आवाम के बुनियादी मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल के मुख्तलिफ देहातों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर चौधरी बजीज ताहिर ने कहा कि मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए मियां नवाज शरीफ को लाना होगा। 8 फरवरी को आवाम शेर के निशान पर मोहर लगाकर मुल्क को बहरानों से निकालने में मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ का साथ दें। ननकाना साहिब में चौधरी बरजीज ताहिर ने मसीही बरादरी के अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की बिला तफरीक खिदमत की है। जलसे से सेनेटर कामरान माइकल ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसीही बरादरी की खिदमत की और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। बलूचिस्तान के निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। इंतखाबात के पेश नज़र बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं। जान अचकजई ने कहा कि दफ्तर खारजा कह चुका है कि दहशतगर्दी खत्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तें कितनी हैं और उनकी तकसीम कैसे की गई है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, आम इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी को हो रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ जमातों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सूबा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा ज़रूर है, मगर इंतखाबी गहमा गहमी में किसी से कम नहीं है। इलेक्शन सेल की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सूबा बलूचिस्तान में कितने डिवीजन आते हैं, इसमें कौमी असम्बली की नशिस्तों का मेज़ानिया क्या बनता है। सूबा बलूचिस्तान के कुल 8 डिवीजन हैं, जिन्हें 16 नशिस्तों के जरिए कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी गई है। सबसे पहले बात की जाए कोयटा डिवीजन की, तो इसके कुल अजला हैं 4 और यहाँ पे कौमी असम्बली के हल्के बनते हैं 5।
اسی طرح کلات ڈویژن کے کل 7 اضلاع ہیں جن میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں۔ مکران ڈویژن کی بات کی جائے تو اس میں کل 3 اضلاع ہے جس کے لیے قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھیں اور نصیر آباد ڈویژن کی بات کریں تو یہاں پر کل 6 اضلاع ہیں اور قومی اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں 2، جبکہ سبی ڈویژن کے 5 اضلاع کے لیے قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہے۔ رکشان ڈویژن کی بات کی جائے تو اس کے کل اضلاع کی تعداد ہے 4 اور اس میں قومی اسمبلی کی 1 نشست ہے۔ اب بات کرتے ہیں لورا لائی ڈویژن کی جس کے 4 اضلاع میں بھی قومی اسمبلی کی 1 نشست ہے۔ اسی طرح اگر یوب ڈویژن کی بات کی جائے تو اس کے 3 اضلاع میں قومی اسمبلی کی 1 نشست بنتی ہے۔ ناظرین، فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 163 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 24,448 ہو چکی ہے جبکہ 61,504 زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں اردن کے ایک ملٹری فیلڈ ہسپتال پر شدید بمباری کی جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی ڈرون حملوں اور زمینی دہشت گردی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ حملوں میں کم از کم 7 شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں 3.5 لاکھ مریض ادویات سے محروم ہیں۔ ترجمان اشرف القدرہ نے بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے فوری ادویات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں 1 لاکھ کیسز اسہال جبکہ ہیپیٹائٹس، سانس کی تکلیف، گردن توڑ بخار اور چکن پاکس جیسی بیماریوں کے 1.5 لاکھ مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ میں امداد کی فراہمی سے متعلق معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قطر کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت غزہ کے مکینوں کو بلا تعطل امداد فراہم کی جائے گی۔ اسرائیل غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی دوائیں فراہم کی جائیں گی۔ معاہدہ کرانے میں فرانس کا تعاون بھی شامل رہا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے امریکی ایلچی بات چیت کے لیے قطر میں موجود ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فریقین کے درمیان مذاکرات مفید ثابت ہوں گے جو یرغمالیوں کی رہائی کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ دیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ سربراہ اجلاس میں غزہ کی صورتحال عالمی رہنماؤں کے زیر بحث آنے والے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری تنازع جتنا طول پکڑے گا اتنا پیچیدگیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے جاری نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تشویشناک ہے۔ غزہ میں تناؤ کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیربوک نے غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مکینوں کے مصائب کم کرنے کے لیے فریقین اور عالمی برادری سنجیدہ کوششیں کرے۔ کچھ قومی خبریں شامل کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی محتسب کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے آئی ایس کو بجلی کے کنیکشنز کی تنصیب میں تاخیر پر شکایت کنندہ کو 1,39,000 روپے واپس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آئسکو نے شکایت کنندہ کو لاگت میں اضافے کی وجہ سے غیر منصفانہ طور پر بجلی کنیکشن کے لیے اضافی ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا تھا۔ صدر مملکت نے وفاقی محتسب کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے لکھا کہ آئسکو نے 30 دن کے اندر بجلی کنیکشن نہ لگا کر اپنے ہی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی، تنصیب میں 7 ماہ کی تاخیر کی اور شکایت کنندہ کو اضافی ریمانڈ نوٹس بھیجا۔ نگراں حکومت کے معیشت کے استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات کی بدولت آئی ایم ایف کی جاری کردہ $70 کروڑ کی دوسری قسط پاکستان کو موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق آئی ایم ایف کا پہلا جائزہ مکمل ہونے پر جاری کیے گئے $70 کروڑ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پاس رکھے گئے $2 ارب کو رول اوور کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 1 ارب کے ڈالر کے 2 ڈپازٹ کی 1 سال کے لیے رول اوور کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ڈپازٹ کی مدت جنوری 2024 کو پوری ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ نے ممنوعہ اسلحے کی لائسنسز کی تعداد کے حوالے سے متعلقہ حکام سے تفصیل طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سیکرٹری داخلہ، تمام صوبائی ہوم سیکرٹریز اور تمام انسپیکٹر جنرل پولیس کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اسلحہ چوری کے مقدمے میں ملزم کی ضمانت کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ منشیات اور کلاشنکوف نے ملک تباہ کر دیا، ملک سے کلاشنکوف کلچر ختم کرنا ہوگا۔ عدالت نے اسلحے کی چوری میں نامزد ملزم کاشف کی 50,000 کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔
پاکستان LNG لمیٹڈ نے فریم ورک معاہدے کے تحت آذربائیجان کی تیل کی سرکاری کمپنی سے دوسرا LNG کارگو حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان LNG لمیٹڈ اور اسٹیٹ آئل کمپنی آف آذربائیجان نے جولائی 2023 میں فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کا مقصد ملک کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے LNG کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے مقدمات میں سابق چیئرمین PTI کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سابق چیئرمین جلاؤ گہراؤ، توڑ پھوڑ اور حساس عمارتوں پر حملوں کے 12 مقدمات میں نامزد اور جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ کچھ دیگر خبروں کے جانب بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 616 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب تک پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,69,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ افغان باشندوں کی باوقار انداز میں واپسی کے لیے ہر ضلع میں عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں رہائشی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ معروف امریکی جریدے فارن پالیسی نے مودی سرکار کی جانب سے بڑھتی ٹارگٹ کلنگ پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق 18 جون کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اجرتی قاتلوں نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا تھا۔ سکھ رہنماؤں کو سکھوں کے حقوق اور آزاد خالصتان ریاست کے قیام کے مطالبے پر قتل کیا گیا۔ نجر کے قتل کے بعد مودی سرکار نے امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کو قتل کا منصوبہ بنایا۔ جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی خفیہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بھارتی منصوبہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس واقعے نے امریکہ بھارت تعلقات شدید متاثر کیے۔ ادھر بھارت میں لوک سبھا انتخابات سر پر ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہندو ووٹ حاصل کرنے کے لیے تمام توجہ رام مندر کے افتتاح پر مرکوز کر رکھی ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر مسلم کش فسادات کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ شاد کی اس رپورٹ میں۔ 22 جنوری کے دن بھارتی وزیر اعظم مودی بابری مسجد کو شہید کر کے بنائے جانے والے رام مندر کا افتتاح کریں گے۔ رام مندر کے افتتاح کے موقع پر لاکھوں ہندو یاتری ایودھیا میں جمع ہوں گے۔ بھارت میں فرقہ وارانہ کشیدگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوک سبھا انتخابات سے عین قبل بدترین مسلم کش فسادات کا خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مذہبی انتہا پسندی دیکھیے کہ نام نہاد سیکولر ملک بھارت کے وزیر اعظم مودی پران پرتشٹا یعنی خصوصی تقریب کے لیے 11 روز کا چلہ بھی کاٹ رہے ہیں۔ سنگھ پریوار کے ایما پر مودی نواز بھارتی میڈیا نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے۔ اتر پردیش اور BJP کی سرکار والی دوسری ریاستوں میں مسلمانوں نے خوف کے باعث رواں ماہ اپنی شادیوں کی تقاریب تک منسوخ کر دی ہیں۔ BJP کے اس روش پر ہندو مذہبی پیشوا بھی مشتعل ہے۔ ہندو دھرم کے چاروں روحانی پیشواؤں نے افتتاح کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے کہا ہے کہ یہ افتتاح سراسر انتخابی چال ہے۔ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سمیت کئی سیاسی جماعتیں بھی تقریب کے بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق افتتاحی تقریب کی آڑ میں مودی الیکشن مہم کا آغاز کر رہا ہے۔ انتخابی فتح کے لیے مودی ہندوستان کے 80% عوام کے مذہبی جذبات سے کھیل رہا ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فوج خواتین کی آبرو ریزی کو کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنوری 2001 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں 11,263 کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرن پوش پورہ اجتماعی عصمت دری جیسے سانحے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی صفاقیت کی واضح مثالیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حریت رہنماؤں آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، ناہیدہ نسرین سمیت 33 خواتین کالے قانون کے تحت نظر بند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، محمد شفیع لون، فریدہ بہنجی اور یاسمین راجہ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کشمیر میں اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے کالے قوانین کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت یاد رکھے کہ عوامی تحریکوں کو ظالمانہ اقدامات سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر سے اردن کے سفیر ڈاکٹر معین خراست نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے دفاعی صنعت بالخصوص دفاعی ٹیکنالوجی میں مشترکہ پیداوار اور مہارت کے اشتراک کے ذریعے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوجی تربیت، سلامتی اور دفاعی صنعت میں باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔
निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने युगांडा के शहर कंपाला में गैर वाबस्ता तहरीक के 19वें इजलास के वज़ारती सेशन में शिरकत की। इस मौके पर निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमन, मसावत, ताउन और सबकी भलाई के लिए तहरीक की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने इजलास में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना, पुरअमन और जल्द हल पर जोर दिया। अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में 230 पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप में शिरकत की। नाज़िमुल उमूर पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली एजाज खान और पाकिस्तानी ज़ायरीन ने बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग की दरगाह पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। पाकिस्तान की आईटी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आईटी के वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत दिसंबर में आईटी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दिसंबर में आईटी एक्सपोर्ट 30 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रही। इंडस्ट्री को 50% डॉलर रिटेंशन अकाउंट्स को अलाउ किया गया। इसका मतलब ये है कि आईटी इंडस्ट्री अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू डॉलर्स में 50% डॉलर्स में रख सकती है और आसानी से बाहर स्पेंड कर सकती है। इस तरह आईटी इंडस्ट्रीज अपना रेवेन्यू पाकिस्तान लाना शुरू हुई और इसकी वजह से पिछले 30 दिनों में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। इंडस्ट्री को ट्रेन मैन पावर देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तश्कील दिया गया, जिसमें 1 लाख लोग हर साल आईटी इंडस्ट्री में प्लेस किए जाएंगे। गवर्नमेंट उनको इंटर्नशिप्स देगी, गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देगी और गवर्नमेंट मराद देगी आईटी इंडस्ट्री को 1 लाख लोग नए अब्जॉर्ब करने के लिए। इससे हर साल आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू 2.5 अरब डॉलर इंक्रीज करेगा। पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए जापान से 36,20,000 डॉलर की ग्रांट मिलेगी, जिससे वैक्सीन की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है कि इस ग्रांट से 2 करोड़ 10 लाख से जायद वैक्सीन की खरीदारी की जाएगी, जो पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पिलाई जाएंगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर जापानी हुकाम ने पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा और ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि कुरान करीम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब मसाइल का हल मौजूद है। कराची में इकरा यूनिवर्सिटी में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नबी मुकर्रम की सीरत तैयबा वो रोशन और ताबिंदा मीनार है, जिसकी रोशनी तमाम आलम में फैली हुई है। सीरत कॉन्फ्रेंस से दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा है कि हिजाज़ मुक़द्दस में हज और उम्रे की सादत हासिल करने के लिए जाने वालों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में ताज़ीम हिरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से सऊदी अरब के इंतजाम भी मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का अहम बरादर इस्लामी मुल्क है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने कहा कि सऊदी हुकूमत की तरफ से रोड टू मक्का मंसूबा हुजाज इकराम के लिए तोहफा है, जिससे हुजाज का सफर मुख्तसर हो जाएगा। मामले खुसूसी इंसानी हकूक मशाल मलिक ने कहा है कि ख्वाजा सरा भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बेशुमार मसाइल हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर AQ खान फाउंडेशन के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ख्वाजा सराओं के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत संजीदा है। आज एक हिस्टोरिकल डे है और जिस तरह हर इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, उसके हकूक़ होते हैं, उसी तरह ट्रांसजेंडर्स भी इंसान हैं और उनके भी हकूक़ हैं, उनके भी टैलेंट्स हैं। वो किसी से कमतर नहीं है, वो इक्वल सिटीजन्स हैं। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया। इस सेशन के अंदर जो हमने एक तो इनके इश्यूज़, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे बेसिस पे, मगर उसके साथ साथ जो हमने आज से इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी। मेन चीज़ लॉज की भी है कि उनकी सेंसिटाइजेशन हो, आवाम के अंदर अवेयरनेस हो, उसकी एडवोकेसी हो। हम लोगों ने कोटा का डिमांड करेंगे HEC से कि वो डेवलप करें एक ख़ास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोटा 2% का मिनिमम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर AQ खान फाउंडेशन के अहदेदारान और ख्वाजा सराओं के नुमाइंदों और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की और ख्वाजा सराओं के मसाइल उजागर किए।
معاون خصوصی انسانی حقوق مشال ملک کہتی ہیں تنازعات کے متبادل حل کے طریقوں سے نظام عدلیہ پر مقدموں کا بوجھ کم ہوگا۔ اسلام آباد میں تنازعات کے متبادل حل کے عنوان سے سیمینار سے خطاب میں مشال ملک نے کہا کہ ثالثی اور غیر جانبداری کے عوامل سے تنازعات کو کم خرچے اور کم وقت میں بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے۔ نیفٹیک کے زیر اہتمام ووکیشنل تعلیم کے شعبے کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں قومی مباحثے کا انعقاد ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد عامر جان اور اسپیشل سیکریٹری ایجوکیشن محی الدین وانی سمیت دوسرے مقررین نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ فنی اور تکنیکی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت اس حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ اسکولوں کے فارغ التحصیل افراد کو کیریئر کے مساوی مواقع میسر آنے چاہئیں۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ چھائی رہے گی۔ خطہ پٹھوار اور کشمیر میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہرا پڑنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے، جو کہ کچھ یوں رہی۔ لہ میں کم سے کم درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسکردو میں -7، گوپس اور گلگت -4، جبکہ پارا چنار میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 4، کراچی 16، پشاور 2، جبکہ کوئٹہ میں بھی 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں۔ موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔